हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने वेक्टर्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। हम लोग ने डीपीपी 1 की भी वीडियो देख रखी है। आज हम लोग डीपीपी 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वाले डीपीपी में हम लोग ज्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं और उसके कुछ एप्लीकेशंस करने वाले हैं। मुझे पता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम लोग ने थियरी में बात नहीं की है, जिन पे हम लोग सारी बातें न्यूमेरिकल में करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रॉब्लम से। मैं इसके लिंक मतलब ये डीपीपी में नीचे पीडीएफ फॉर्म में नीचे शेयर कर दे रहा हूं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से ले सकते हो इसे। ठीक है, तो इफ अ वेक्टर 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i - 4j + αk देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो जब कभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर बता दिए जाए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन ऑब्टेन की जाती है वह है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। ठीक है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो भाई 2i और 4i इनका डॉट करने पर आएगा 8, i.i 1, j.j 1, k.k 1, i.j i.k 0 होता है, j.i j.k 0 होता है, k.i k.j 0 होता है, बिकॉज डॉट में cos थीटा होता है और cos 90 0 होता है। ठीक है, तो सिर्फ i को i से देखो, j को j से और k को k से। तो 8 12 + 8 अल्फा इज 0। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू आने वाली है 8 - 12 - 4, उधर जाएगा +4, तो 4/8 इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू होगी हाफ मतलब +½ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ वेक्टर 2i + 3j - k कैप इज पैरेलल टू द वेक्टर -4i - 6j + β k कैप देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। अब अगर पैरेलल हो, जैसे लास्ट वाली क्वेश्चन क्या थी भाई, परपेंडिकुलर थी वेक्टर्स, अगर पैरेलल हो, हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर अगर a और b दोनों को जब क्रॉस किया जाता है तो क्रॉस का मतलब होता है AB sin थीटा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री हो तो sin 0 या फिर sin 180 दोनों ही 0 होता है। मतलब जब कभी दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा इफ A and B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। मैं एंटी पैरेलल को इस तरह सिंबलाइज करता हूं, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री और पैरेलल मतलब 0 डिग्री। तो मुझे बता दिया कि दोनों वेक्टर यहां पे पैरेलल है, तो ये एक मेथड है, एक और मेथड भी है, मैं उस पर बात करता हूं। तो इन दोनों को क्रॉस करते हैं और इक्वल्स टू 0 करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, AB sin थीटा, मुझे पता है थीटा 0 मतलब sin 0। तो I J K दोनों क्रॉस कर रहे हैं। अब A क्रॉस B करो या B क्रॉस A करो कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता कौन A है कौन B है, किसी एक को पहले किसी को बाद में लो, अल्टीमेटली 0 से ही बराबर करना है। और डिटरमिनेंट मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि तीन जब I J के तीनों ना तो हम लोग डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं। जब सिर्फ I J होता J K होता तब आराम से सीधा वो I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I होता है, वो सारे रूल्स हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पर जब लेंदी होता है ना तो अपने ट्राई करेंगे डिटरमिनेंट रूल ही यूज करें, 2 3 और -1 है ना, 2 3 -1 और यहां -4 -6 और बीटा साइन के साथ लिया जाता है। ऊपर में अगर सिंबल दे दें प्लस माइनस प्लस, तो सॉल्व करते वक्त यहां +i कैप लगाया जाए, क्या होगा, अगर i कैप ले लेंगे तो इसके रो और कॉलम को भूल जाया जाएगा, ये और ये भूल जाओ, है ना, इसे भूल जाओ। तो 3 × बीटा -6, क्योंकि -6 × -1 होता है, +6 -6 है ना, ये आई कैप वाला। नेक्स्ट अगर -j कैप वाला पार्ट पे काम करें तो इसके रो और कॉलम को भूल जाएंगे, बचेगा 2 -4 -1 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × बीटा और -4 × -1 मतलब +4 +4 प्लस k कैप। अगर k कैप लेंगे तो उसके रो और कॉलम को भूल जाएंगे, बचेगा 2 3 -4 -6, तो 2 × -6 -12 और -4 × 3 है ना, तो +12। समझ आ रहा है, -4 × 3 -12, माइनस ऑफ -12 मतलब +12। तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया। मुझे पता है अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब हर एक आई कैप वाला, जे कैप वाला, के कैप वाला, सारी चीजें 0 आनी चाहिए। तो अगर ये 0 है ना, अगर ये पूरा वेक्टर 0 है तो 3 बीटा -6 भी 0 है, इसका मतलब होगा बीटा इक्वल्स टू 6/3 मतलब 2। या फिर अगर अपने इसको 0 से बराबर करते तो बीटा आता 4/2,
है ना, फिर वापस 2 आता, तो या तो इसे 0 बराबर करो या तो इसे 0 बराबर करो, ये तो 0 आ ही रहा है, हम लोग कहीं से भी बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसे 0 से बराबर करते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल केस में, हम लोग को यहाँ पे 3 तरह के इक्वेशंस मिलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये A क्रॉस B 0 है, मतलब I कैप का कोएफिशिएंट, J कैप का और K कैप का, तीनों के कोएफिशिएंट 0 होते हैं। समझ आ रहा है? कभी कभार अगर यहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल रहते तो शायद यहां से इक्वल टू 0 और यहां से इक्वल 0 करके 2 इक्वेशन मिलता और हम लोग दोनों वेरिएबल को सॉल्व कर पाते। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, बोलकर एक ही वेरिएबल दिया गया है। आंसर कितना है? बीटा इक्वल टू 2, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A body acted upon by a force of 50 Newton is displaced through a distance of 10 meter in a direction making an angle of 60 degree. हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन निकालने बोला गया है। वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों F डॉट S, इसे ही लिख सकते हैं Fs cos थीटा, इसे लिख सकते हैं Fs cos थीटा। मुझे पता है F की वैल्यू कितनी है 50, S की वैल्यू कितनी है 10, cos 60 लिख रहे हैं यहां पर, 500 बाई हाफ मतलब 250, 250, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 250 जूल्स। हालांकि वर्क के बारे में और डिटेल में बात होगी जब लोग वर्क एनर्जी पार्ट पढ़ेंगे। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स -2i + 3j + k कैप एंड i कैप + 2j कैप - 4k कैप इज, इनके बीच एंगल निकालना है बच्चों। एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था? रूल डॉट प्रोडक्ट में सीखा था कि cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉट करते हैं पहले, मुझे पता है ये रूल है, एक फॉर्मूला है ना, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है। और याद रखना i कैप j कैप k कैप फॉर्म में जब भी तभी यूज करते हैं, मतलब जब भी वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में होती है तभी ये एंगल निकालने का काम दिया जाता है और तब के लिए ये फॉर्मूला काफी काम का है। अगर ऑप्शंस में साइन इनवर्स फॉर्म में अगर ऑप्शंस होता, जैसे अभी तो काफी सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है, कई बार होता है कि थीटा की वैल्यू लिखी जाती है कॉस इनवर्स समथिंग या फिर साइन इनवर्स समथिंग, तो हम लोग अगर कॉस इनवर्स या कॉस थीटा निकाल लेते हैं, हम लोग को वहां से साइन थीटा में कन्वर्ट करना आसानी से आता है ना। ये बात समझ रहे हो? अगर मान लो कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हारी आई लेट से 1/3 सॉल्व करने पर यहां पर, तो हम लोग को थीटा कितना है? कॉस इनवर्स 1/3। तो अगर कॉस इनवर्स 1/3 ऑप्शन है तो उसे मार्क कर दोगे। कई बार होता है कि साइन इनवर्स फॉर्म में राइट ऑप्शन बनाया गया है, तो तुम कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 से साइन थीटा निकाल सकते हो। कैसे? साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां से हम लोग रिजल्ट ऑब्टेन करके यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a डॉट b, तो 2 इधर -2 + 3 × 2 6 -4 × 1 बाई जो भी हो या जो भी हो, ऊपर तो 0 हो जा रहा है। अगर ऊपर 0 हो गया मतलब cos थीटा 0 हुआ, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। बिना समय ज्यादा वेस्ट किए ऑप्शन बी मार्क करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ वेक्टर a 2i + 5k एंड वेक्टर b 3i + 4k, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इज। हम लोग को इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब सिंपल a डॉट b करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे पता है i डॉट i 1 होता है, i डॉट j i डॉट k सब 0 होता है, तो 2 3 6, i को खाली i से डॉट करो, ओके। k इधर भी k, 5 4 20 है ना, 2 3 6, 5 4 20, तो कितना आ रहा है भाई? ये 26 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है राइट। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर a is 2i + 3j एंड वेक्टर b is i + 4j। अब देखो भाई, अपने एंड से ना चलो वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन देख के पहले ट्राई कर लो और फिर देखना कि भाई सोल्यूशन किस तरह आ रही है। मैं फटाफट बताते जा रहा हूं। हम लोग शायद जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। मैंने बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ये होता है बेस इनटू हाइट, है ना, बेस इनटू हाइट जानते हैं। और एक और फॉर्मूला है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना, d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा, रादर जहां पे थीटा उन डायगोनल्स के बीच में बनने वाला एंगल है, ठीक है। इसी को बेस करके हम लोग ने समझा था कि हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अगर a और b दो एडजेसेंट साइड है उस पैरेललोग्राम के, तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वही हम लोग को बेस इनटू हाइट दे देता है। कैसे? मैंने बताया था ये बात याद करो। अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे पता है कि a क्रॉस b क्या होता है? ab sin थीटा।
तुम्हें पता है ये हाइट हम लोग बोल सकते हैं ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा अगर हाइट और बी बेस है तो बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता ही है। और एक और तरीका है हाफ ऑफ डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है d1 क्रॉस d2 क्या होता है, d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिख दो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का दो फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट विच इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में, अगर ए और बी दो एडजेसेंट साइड है उस पैरेललोग्राम के, और हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 अगर d1 और d2 दो वेक्टर है उन दो डायगोनल के अलोंग, राइट। d1 वेक्टर एक है, d2 वेक्टर दूसरा डायगोनल वेक्टर है, और दोनों को क्रॉस करना हुआ और उसका मॉड जो निकालेंगे इनटू हाफ कर देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं इसका बेस यही है कि भाई हाफ ऑफ d1 d2 sin थीटा ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर बेस इंटू हाइट। ठीक है, हम लोग यहां पर उनका साइड बता दिया गया है। ठीक है, दोनों साइड बता दिए गए, दो एडजेसेंट साइड बता दिए गए, एक 2i + 3j दूसरा i + 4j है। तो i क्रॉस i तो 0 होता है, i क्रॉस j क्या होता है k, मुझे पता है i j k। मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है, k क्रॉस i j होता है, j क्रॉस i माइनस k होता है। हम लोग बिना डिटरमिनेंट वाले रूल में गए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, बिना डिटरमिनेंट वाले मेथड में गए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, पर जब प्रॉब्लम छोटे हो तभी करना, जिसमें i j k तीनों रहता है ना, तब तो हम लोग डिटरमिनेंट वाला रूल ही यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त। डिटरमिनेंट रूल याद है ना, वो i j k लिखते थे, a के सारे एलिमेंट्स फिर b के सारे एलिमेंट्स, जो फिर मैंने थोड़े पहले किया था। और जब ऐसे दो एलिमेंट्स रहे ना तो आराम से देखो हो जाए कैसे, i क्रॉस i मुझे पता है 0 है, मुझे पता है i क्रॉस j क्या होगा, अच्छा k होगा, तो 2 4 8 8 k कैप। अच्छा j क्रॉस i उल्टा घूम रहा है, माइनस k होगा, कितना होगा -3 k कैप। ये कितना हुआ बच्चों, 8 - 3 5 k कैप, k कैप डायरेक्शन के लिए है, 5 इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन वेक्टर a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस b को हम लोग -b क्रॉस a लिख सकते हैं, राइट। मतलब एक तरह से अगर a क्रॉस b का डायरेक्शन ये आता है अगर, तो b क्रॉस a का डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट होता है, वैल्यू सेम होता है बट ठीक ऑपोजिट होता है। मतलब यहां पे एंगल कितना है 180 डिग्री, या फिर इसे पाई बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ना। एक बार सुन लो, अगर ये वेक्टर a है लेट्स से इस प्लेन पर और ये है b, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से जानते हैं कि अगर मैं राइट हैंड a के अलोंग में रखूं सच दैट मेरी उंगलियां b की तरफ घूम पाती है, तब जिस तरफ मेरा थंब पॉइंट कर रहा है वो है a क्रॉस b का डायरेक्शन। और राइट हैंड अगर मैं b के लॉन्ग में रखूं और मेरी उंगलियां a की तरफ घूम पाती है, तब जहां मेरे थंब पॉइंट कर रही है वो है b क्रॉस a का डायरेक्शन। देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम रहेगी AP sin थीटा, बट डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट होता है, एंगल बनता है 180 डिग्री, ऑप्शन डी। ठीक है, अब द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 इज 1। मुझे यहां पे साफ दिख रहा है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 1 आ रहा है और दोनों की कंपोनेंट्स की वैल्यू 2 and 3 है, मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अगर 2 and 3 दोनों की मैग्नीट्यूड है वैल्यू है, तो 5 और 1 मैक्सिमम होगा 2 + 3 और मिनिमम होगा 2 - 3 या 3 - 2। और ये दिख रहा है मिनिमम ही है। मैक्सिमम कब होता है पता है, जब 0 डिग्री एंगल होता है, मिनिमम कब होता है जब 180 डिग्री एंगल होता है, मैंने एडिशन के वीडियोस में बताया था, है ना। तो 3 and 2 का डायरेक्शन ठीक एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट, मुझे पता लग गया कि एंगल है 180 डिग्री, मुझे पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है AB sin थीटा इंटू n कैप। मुझे पता है ये थीटा कितना है 180 डिग्री, साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों की वैल्यू 0 आती है, तो ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, फिर से ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर, ये है एक पोजीशन, मतलब एक पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर है ये पॉइंट बी है उसका पोजीशन वेक्टर। मैंने एक वीडियो डाला है 5b बोलकर, ठीक है, उस वाले वीडियो में मैंने इन सारे टॉपिक पे बात की है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख ले, उसी के कॉन्सेप्ट पर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है कोई एक पोजीशन, मान लो एक पॉइंट ए कहीं पर है, मैं कैसे लोकलाइज करता हूं, अगर मान लो तुम किसी एक कमरे में बैठे हो, किसी एक रूम में बैठे हो, रूम के अपने एक मतलब नीचे हुए कॉर्नर को अगर ओरिजिन ले लो,
तो 3i प्लस 4j प्लस 5k का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चलना पड़ेगा अलॉन्ग x, 4 चलना पड़ेगा अलॉन्ग y और 5 चलना पड़ेगा अलॉन्ग z। गिवन मैं समझता हूं कि हम लोग सब जान रहे हैं कि ये x, y, z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। 3 चलना पड़ा अलॉन्ग x, 4 चलना पड़ा अलॉन्ग y, 5 चलना पड़ा अलॉन्ग z। जहां हम लोग पहुंचे वो है पॉइंट A और उसको हम लोग लोकलाइज करते हैं। अच्छा ये रहा पॉइंट A, मैं अगर ओरिजिन पे बैठ के देखूं, अच्छा वो रहा पॉइंट A, इस तरह बोला जाएगा। दैट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट A। कैसे पहुंचे वहां पे? 3 चलना पड़ा i कैप मतलब अलॉन्ग x, 4 अलॉन्ग y, 5 अलॉन्ग z। ठीक इस तरह इसके लिए भी, उसके लिए भी और d के लिए भी बात समझ सकते हैं। इन सब पे माथे पे वेक्टर सिंबल देना चाहिए था ऐसे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, अगर हम लोग बात करते हैं ए बी की, मतलब यहां पहुंच रहे हैं यहां से, तो हमेशा नियम है फाइनल माइनस इनिशियल करना है। कहां से कहां पहुंच रहे? ए से बी पहुंचे तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो 4i माइनस 3i, 5j माइनस 4j, 6k माइनस 5k, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कैसे आया? 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, है ना। i को i से, j को j से, k को k से माइनस कर सकते हैं। ग्रेट। अब बात करते हैं सी डी वेक्टर की। भाई सी डी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? d माइनस सी, है ना। c एक पोजीशन है, d एक पोजीशन है, सी डी वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो 4i माइनस 7i कितना होगा? माइनस 3i। फिर 6j माइनस 9j कितना होगा? ये माइनस 3j। फिर कुछ नहीं है के, पर यहां पे प्लस 3k, तो 0 माइनस 3k मतलब माइनस 3k। ओके ओके। अब मैंने पीछे की एक प्रॉब्लम में ना एक मेथड मुझे बताना था, वो मेथड के बारे में मैं बात करूंगा यहां पर। दो मेथड होता है यह समझने का कि दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है कि नहीं। एक तो मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। लेट्स से मुझे अगर नहीं पता है कुछ कि ए बी और सी डी में क्या एंगल बन रहा है, बिकॉज क्वेश्चन यही है कि मुझे ए बी और सी डी के बीच का एंगल बताना है, बिकॉज वही सारे ऑप्शन है, मुझे इनके बीच का एंगल बताना है। एक तो तरीका हो गया कि अपने क्या करेंगे, सीधा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे ए डॉट बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये एक तरीका हो गया। मुझे पता है ए डॉट बी करेंगे, ए कितना है मतलब पहला वेक्टर, ए डॉट बी का मतलब पहला वाला वेक्टर। अब ये मत बोलना कि सर यहां पे ए बी डॉट सी डी करना चाहिए। मैंने ए बी वेक्टर को ए बोल दिया है, सी डी वेक्टर को बी बोल दिया है, जैसे फॉर्मूला वाइज लगा रहे हैं, है ना। आई प्लस जे प्लस के पहला वाला वेक्टर, डॉट दूसरा वाला वेक्टर है माइनस 3i माइनस 3j माइनस 3k, एंड मैग्नीट्यूड ए का और बी का क्या होगा? आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 1, तो रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहां पर भी रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। आई को आई से मतलब, जे को जे से, के को के से मतलब है। तो आई डॉट माइनस 3i ये रिजल्ट देगा माइनस 3, जे डॉट माइनस 3j माइनस 3, के डॉट माइनस 3k माइनस 3, है ना। मुझे पता है आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई के डॉट जे 0 होता है ना। तो माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 मतलब माइनस 9 बच रहा है ऊपर। नीचे आ रहा है रूट 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, फिर 9 प्लस 9 प्लस 9 रूट ओवर 27, रूट 27 होता है बच्चों 3 रूट 3, है ना, 3 रूट 3। तो ऊपर का रिजल्ट आया माइनस 9, नीचे का रिजल्ट भी आ गया 9। कैसे? 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। ये सॉल्व करने पर आ रहा है माइनस 1। बच्चों कॉस थीटा अगर माइनस 1 है मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है। ये हुआ एक तरीका। समझ रहा है? ये जो फॉर्मूला है अपना एंगल निकालने वाला, दो वेक्टर बीच में एंगल निकालते कैसे हो? क्या फॉर्मूला सीखे हो? ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये मेथड सीख के रखे हैं। एक और तरीका है, क्या है? अगर कभी भी हम लोग दो वेक्टर को, कोई दो वेक्टर को किसी कांस्टेंट टाइम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कांस्टेंट कोई स्केलर है, हम लोग कहेंगे या तो ये दो वेक्टर पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। डिपेंड करता है ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब पैरेलल होगा, और नेगेटिव है मतलब एंटी पैरेलल होगा। देखो चेक करते हैं। मुझे पता है कि मेरा वन ऑफ द वेक्टर है i प्लस जे प्लस के।
हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये -3i -3j -3k बन जाए? -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो ये वेक्टर CD बन जाएगा। समझ आ रहा है? -3 से मल्टीप्लाई करने पर AB वेक्टर CD जैसा बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये AB वेक्टर है, -3 टाइम्स करना मतलब इसका लेंथ ट्रिपल कर दो पर डायरेक्शन उल्टा कर दो। इसका लेंथ ट्रिपल कर दो पर डायरेक्शन उल्टा कर दो। तो बिना ज्यादा टाइम दिए हम लोग आराम से बस ये थोड़ा अगर ऑब्जर्वेशन कर पाते ना, थोड़ा कीन ऑब्जर्वेशन होता, थोड़ा बैठ के सोचते तो दिख जाता अच्छा ये -3 टाइम्स है। 3 टाइम्स होता तो सेम डायरेक्शन में तिगुना होता, -3 टाइम्स है तो उल्टे डायरेक्शन में तिगुना हुआ। मतलब ऑप्शन क्या होगा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। If force is 4i plus 5j and displacement 3i plus 6k, then the work done is, मैंने वर्क डन का फॉर्मूला थोड़े पहले बताया था। वर्क डन का फॉर्मूला था F डॉट S। ठीक है, तो 4i plus 5j डॉट 3i plus 6k, 4i plus 5j डॉट क्या 3i plus 6k क्या होगा? i डॉट i, ठीक है, i डॉट k 0 होता है, j डॉट i 0, j डॉट k 0। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं दिख रहा, कहानी खत्म। 12 वर्क डन आना चाहिए 12। यहां पे ऐसे लिख के रखा है 5 6 होता है 30, ये होता है 18, ये होता है 24, ये है 12। ऑप्शन नंबर ए। 43 तोड़ के लिखा हुआ ताकि नजर में ना पड़े बहुत बार, है ना? नाउ a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डॉट ऑफ a डॉट b। अच्छा यहां पे ना ये मॉड सिंबल दो या ना दो मतलब नहीं होता है। तुम्हें पता है डॉट करने पे ऐसे भी रिजल्ट स्केलर ही आ रहा है ना, पता ही है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और ये वाली है ए बी कॉस थीटा। बच्चों आई होप सब लोग वीडियो को पॉज कर करके पहले ट्राई कर रहे होंगे और फिर आगे वीडियो बढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना? सबको अटेम्प्ट करते जाना है। तो ये ए बी कैंसिल हो रहा है। साइन बाई कॉस होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन क्लॉकवाइज सिस्टम, अब क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मुझे पता है कि I डॉट आई होता है 1, J क्रॉस J की वैल्यू या फिर K क्रॉस K की वैल्यू या फिर I क्रॉस I की वैल्यू होती है 0, तो ये भी गलत दिया हुआ है फिर। ओके, K डॉट J ये 0 होता है, तो ये भी गलत दी हुई थी। J क्रॉस K I होता है, सही है ना? जानते हैं ना, I J K, तो I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट। 3 वेक्टर्स A, B and C satisfy the relation A dot B is equal 0, A dot C is equal 0, the vector A is parallel to। बोला जा रहा है अगर दो वेक्टर डॉट करने पर 0 दे रहा है और दोनों में मैग्नीट्यूड है, गिवन देना चाहिए कि दोनों में से कोई भी नल वेक्टर नहीं है, तो पक्का A और B यहां परपेंडिकुलर रहे होंगे अगर कोई भी नल वेक्टर नहीं है। अगेन A डॉट C भी अगर 0 है मतलब A और C भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है B के भी परपेंडिकुलर में है A और C के भी है। लेट्स से B और C अगर इस प्लेन में है, B और C अगर एक ही प्लेन में है, तो मुझे पक्का मालूम है कि A की डायरेक्शन या तो इस प्लेन के अंदर की तरफ या तो इस प्लेन से बाहर की तरफ होगी, तभी तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना? अगर A डॉट B भी 0 है और A डॉट C भी 0 है तो A का डायरेक्शन इस प्लेन में ही कहीं नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली B और C भी हो सकता है किसी भी एंगल में हो आपस में, B और C भी आपस में कोई एंगल पे हो, ऐसा हो सकता है ना? जनरल केस है, मैं जनरल चीज लेके बात कर रहा हूं, है ना? वो तो एक स्पेशल केस होगा कि मान लो B और C भी आपस में पैरेलल हो जाए, पर मान लेते हैं B और C भी किसी भी तरफ कोई एंगल पर है, तो इन दोनों के लिए एक साथ परपेंडिकुलर होने के लिए A को इस प्लेन के या तो अंदर या तो बाहर की तरफ होना चाहिए। और ठीक ऐसा ही हरकत B क्रॉस C भी दिखाता है। B क्रॉस C का डायरेक्शन भी या फिर C क्रॉस B का डायरेक्शन भी, B क्रॉस C अंदर की तरफ और C क्रॉस B बाहर की तरफ, जो भी B क्रॉस C भी जो होता है वो B एंड C इन दोनों के ही परपेंडिकुलर में है ना? मतलब B क्रॉस C तो B प्लस C और B माइनस C के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि B प्लस C भी इसी प्लेन पे लाई करेगा और B माइनस C इधर कहीं लाई करेगा, है ना? राइट?
बी क्रॉस सी जो होता है वो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं शायद लगभग ये ए और बी क्रॉस सी या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। तो क्वेश्चन द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, पहली बात बी के तो पैरेलल नहीं होगा बिकॉज ए डॉट बी फिर जीरो नहीं होता, परपेंडिकुलर बोल के जीरो हो रहा है। ए डॉट सी जीरो नहीं होता अगर ए और सी पैरेलल होता। बी डॉट सी का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, ऑब्वियसली ऑप्शन बचता ही सी है। और यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि बी क्रॉस सी का ही डायरेक्शन बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और यहां पे गिवन से पता लग रहा है ए बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है भी। ठीक है, नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2i and 3j, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या है। एरिया का फॉर्मूला है हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 अगर मुझे डायगोनल्स बता दिया गया है, और a क्रॉस b अगर a और b दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों हाफ, d1 कितना है 2i और ये 3j, तो 2 into 3 6k कैप, तो ये हो जाएगा 3k कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो 3, तो ऑप्शन डी 3 यूनिट्स। Two vectors a and b have equal magnitude, then the vector a plus b is perpendicular to, हम लोग ने अभी बात किया कि अगर ये है वेक्टर a, मुझे नहीं मतलब है कि a और b की वैल्यू बराबर है कि नहीं, ये बात कोई खास मतलब की नहीं मेरे लिए। मुझे पता है a और b अगर इस प्लेन में है, मुझे पता है a प्लस b का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, a प्लस b का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, a माइनस b का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, a क्रॉस b का डायरेक्शन इनवर्ड, b क्रॉस a का डायरेक्शन आउटवर्ड। तो मुझे पता है a क्रॉस b या b क्रॉस a इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। तो सवाल है a प्लस b किसके परपेंडिकुलर है, a क्रॉस b के है। हाँ ठीक है, a माइनस b के जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो जरूरी क्यों नहीं है, अगर ये कोई एंगल है लेट्स से थीटा है ना, मुझे पता है ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। ध्यान समझना बात को क्या बोला जा रहा है, बोल दिया गया a और b बराबर है। तो अगर ये थीटा है तो बच्चों ये वाली एंगल है थीटा बाई 2 और ये वाली एंगल है 180 माइनस थीटा बाई 2, मतलब 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो the vector a and b have equal magnitude, then the vector a plus b is perpendicular to, a क्रॉस b तो है ही, a माइनस b भी है, दिख रहा है यहाँ पे कैसे 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये प्लस थीटा बाई 2। मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पर कि ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है और ये थीटा बाई 2। कैसे हो रहा है एक बार वापस सुन लो, थोड़ा सा क्लमजी हो गया। अगर ये a मतलब ये काम में आ रहा है, ये इक्वल वाला बात है ना, a और b अगर बराबर लेंथ का है तो रिजल्टेंट बीचों बीच से पास करा है ना। अगर ये पूरा थीटा है तो ये वाली एंगल है थीटा बाई 2। अब a माइनस बी ये है, और a और b अगर बराबर है तो ये भी बीच से पास करेगा। तो अगर ये बचा वाला एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा बाई 2 मतलब ये वाली एंगल होगी 90 माइनस थीटा बाई 2 है ना। मैं अगर ब्लू से दिखाऊं तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी आपस में क्या एंगल बना रहा है, ये वाला 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। तो a क्रॉस b तो था ही, a माइनस बी और a प्लस बी आपस में 90 डिग्री पर होगा जब a एंड b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड है ना। इक्वल नहीं होता तो मान लो b बड़ा होता तो थोड़ा ये इधर की तरफ होता और a माइनस बी थोड़ा इधर की तरफ होता। a बड़ा होता तो ये रिजल्टेंट थोड़ा a की तरफ ढला हुआ होता ना। दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, अगर ये बड़ी फोर्स है तो रिजल्टेंट इसकी तरफ ज्यादा रहेगी, अगर ये बड़ी तो इसकी तरफ रहेगी, दोनों बराबर है तो बीच से रिजल्टेंट पास करती है, वही बात हो रहा है ना। वैसे ही अगर यहां पर देखा जाता अगर ये a और b में अगर b बड़ा है तो रिजल्टेंट थोड़ा इसके तरफ से पास करता, तो ये एंगल 90 से बड़ा हो जाता है ना। अगर a बड़ा होता तो एंगल 90 से छोटा हो जाता, दोनों बराबर है बोल के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी, और ये दिख रहा है 3 टाइम्स a माइनस बी है, कुछ और नहीं है, मतलब थ्राइस दिस लेंथ, 3 टाइम्स a माइनस बी। मुझे पता है कि a माइनस बी और 3a माइनस बी पैरेलल है, तो ये तीनों सही, मतलब ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग एट द पॉइंट दिस। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, मैंने पीछे के वीडियो में बताया है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f, r ये वाले एलिमेंट, ये f, तो i j के, इनके बारे में ना डिटेल में बात की जाती है, अभी बस इन्हें क्वांटिटी की तरह जान के रखो, इनके बारे में डिटेल में बात की जाएगी जब हम लोग
लॉज ऑफ मोशन थोड़ा पढ़ेंगे और जब हम लोग स्पेशली रोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आई जे के इधर आ रही है एलिमेंट 7 3 1 और उधर है -3 1 और +5, ठीक है। +5 लिखें या 5 ही लिखते हैं ना, कि ऑफ +5 लिखना, इधर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सॉल्व करें तो प्लस आई कैप, इस रो और कॉलम को भूल जाओ, 3 5 15 -1, ग्रेट। माइनस जे को लेते हैं अब, उसके रो और कॉलम को भूल जाओ, 7 5 35 -3 तो +3 हो जाएगा, प्लस के। इस रो और कॉलम को भूल जाओ, 7 1 7 माइनस ऑफ -9 मतलब +9, तो ये हो गया 14i -38j +16 के, मुझे ऑप्शन ए दिख रहा है, राइट। समझ आ रहा है? आई को पकड़े, इसके रो और कॉलम को भूल गए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस जे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, के 7 into 1 माइनस और -9 मतलब +9 हो गया। सॉल्व कर दिए। Vector A and B are perpendicular vectors and vector A is 5i plus 7j plus 3k and vector B is 2i plus 2j minus ak, then the value of A is। अगर ये दो वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर है, मतलब इन दो के डॉट करने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 5 2 10, i को i से, 7 2 14, 3 minus 3a, ये हो गया 0। तो a कितना हो जाएगा? 24/3, मतलब ये हो गया 8, ऑप्शन सी। a डॉट बी 0 होता है ना जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। A force vector applied on a mass is represented as this and accelerates with 1 meter per second square. What will be the mass? फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों दिखते हैं ना, मुझे F इज इक्वल्स टू ma वाला फॉर्मूला याद आता है, और मुझे पता है मास इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मुझे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? आई वाली कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ही होता है, प्लस 10 स्क्वायर। वैसे भी माइनस जे डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो 80 है, बाई 1। 6 का स्क्वायर होता है बच्चों यहाँ पर 36 प्लस 64 प्लस 100, दिस इज √/200, आंसर आएगा 10√2। क्या 10√2 कोई ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है? मास इक्वल्स टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला जानते हो। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड बाय एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होता है मास। मास एक स्केलर है ना, वेक्टर बाय वेक्टर होता नहीं है। वेक्टर एफ बाय वेक्टर ए मत लिखना, वेक्टर डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है, है ना। हम लोग जानते हैं कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है, राइट। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करेंगे? मैंने बताया था हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो हाफ तो रहेगा, क्रॉस करते हैं, डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं है, दो टर्म है। तो भाई आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के 21k। कैसे? आई क्रॉस जे इस प्लस के और 3 7 21। नेक्स्ट टर्म है 4 इंटू 3 12, पर जे क्रॉस और माइनस था, पर जे क्रॉस आई होता है माइनस के, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के। वापस बोल रहा हूं, 4 3 12, माइनस साइन था, मैं यहां माइनस लगाता, बट मुझे पता है जे क्रॉस के होता है, जे क्रॉस आई होता है माइनस के। अगेन जे क्रॉस जे 0, तो खत्म। ये हो जाएगा 33k/2। मुझे मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो बचेगा 33/2, है ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। The dot product of two mutual permanent vector is 0। तो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर 0 आता है, मुझे पता है दो वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। या फिर मैं उल्टा बोलूं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनका डॉट करने पर 0 आता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? AB cos थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने लगभग सारी बेसिक प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन की लगभग कंप्लीट कर ली है। हम लोग आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग और डीपीपीस के साथ मिलते हैं। आई होप लगभग वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। किसी को कोई भी डाउट रहे जरूर बता सकते हो, हम लोग उस पर भी बात करने वाले हैं। दिस मच फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।